हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल JH एग्जाम फ्लेक्स में। मैं संतोष कुमार, आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम लोग करेंगे जूलॉजी माइनर का लेक्चर जो है आपका 12। इसमें सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का करेंगे, जिसमें ये कंसेप्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन है। ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर जो डीएनए का है वो कैसे होता है उसको हम लोग आज देखते हैं। डीएनए जो है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा है कि जेनेटिक मटेरियल है। सारा ऑर्गेनिज्म जो है उस डीएनए रेप्लिकेशन पर ही आधारित है, यानी डीएनए की एक कॉपी बनती है। ये डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए, डीएनए कैसे कॉपी अपना बनाता है, सारा उसको सरल अंदाज में हम लोग अपने इस वीडियो में देखेंगे। और प्रोकैरियोटिक डीएनए कैसे सेमी कंजर्व करता है इसको हम लोग बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सेमी कंजर्वेटिव नेचर जो डीएनए का है वो क्या है, क्यों इसको हम लोग सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं? तो बहुत ही सरल अंदाज में अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बताइए कि हमारा जो डीएनए है, हम लोग लास्ट क्लास में भी देखे थे, वो बी डीएनए है। और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है ह्यूमन बींग्स में होता है। तो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यानी हमारा डीएनए जो है वो लेडर लाइक स्ट्रक्चर है और दोहरी भित्ति उसमें जो है डबल स्ट्रैंडेड आपको पाया जाता है। और ये डबल स्ट्रैंडेड होने के कारण इसको हम लोग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहते हैं। तो ये इस तरह से जो डबल स्ट्रैंडेड हम लोग का जो डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में दो पार्ट्स हैं, एक राइट है एक लेफ्ट है। ये दोनों पार्ट्स में जब डीएनए का पेरेंटल टेम्पलेट से नया डीएनए बनता है, तो जब नया डीएनए बनता है तो सिर्फ एक ही पार्ट बनता है, मतलब लेडर का एक हिस्सा इसका कॉपी होकर के एक बना लेता है। दूसरा जो है वो नया डीएनए सिंथेसाइज होता है, मतलब नया पार्ट, न्यू ऑर्गेनिज्म को हरा उसका 50% पार्ट जो है वो नया बनता है। तो सिंस द 50% पार्ट, यानी कि हाफ पोर्शन ही रेप्लिकेट करता है, कंजर्व करता है ओरिजिनल का टेम्पलेट का, वो अपने पेरेंटल डीएनए जो है वो डॉटर डीएनए में लाता है। इसीलिए इसको हम लोग सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। पूरा करता तो कंजर्व कर जाता पूरा, लेकिन हाफ पोर्शन करता है पेरेंट्स का, इस उसके ऑफस्प्रिंग में, उसके डॉटर में, उसके नेक्स्ट जनरेशन में वही कॉपी होके जाता है, इसलिए वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। अब ये रेप्लिकेशन क्या है? तो जो रेप्लिकेशन मतलब उसका डुप्लीकेट बनना, एक कॉपी ओरिजिनल है उसी का एक कॉपी बन जाएगा, लेकिन एक ही पार्ट बनेगा, दूसरा पार्ट नया बनेगा। और वो कैसे बनता है वो आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन दूसरा पार्ट नया बनता है। सिंस एक पार्ट बनता है 50% कॉपी होता है एक तरह से आप मानिए, इसलिए सेमी कंजर्वेटिव है, हाफ कंजर्वेटिव है। सो द व्हाट इज द रेप्लिकेशन क्या है? तो रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एन आइडेंटिकल डुप्लीकेट कॉपी of DNA from an existing parental DNA molecule is called replication। तो वही बात है, बताया कि एक सिंथेसाइज होना डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द डीएनए फ्रॉम द पेरेंटल, दैट इज द ओरिजिनल डीएनए जो एग्जिस्टिंग है, उससे एक नया डीएनए का बनना, वो रेप्लिकेशन है। डीएनए इज रेप्लिकेटेड ओनली वन ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ ए सेल। जब एक सेल का लाइफ साइकिल चलता है तो उसमें एक ही बार डीएनए रेप्लिकेट करता है, एक उसका डुप्लीकेट कॉपी एक बार बनता है। एक बार बना करके वो डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है, फिर वो नया ऑर्गेनिज्म को सिंथेसाइज करके न्यू सेल में चला जाता है, वो फिर कैरी करके जाता है, उससे नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो उसको एक ही बार कॉपी करने की आवश्यकता भी होती है। अब ये जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, जिसके जरिए डीएनए रेप्लिकेट करता है और डीएनए रेप्लिकेट करके नया डीएनए सिंथेसाइज करता है, इस प्रोसेस को हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन में जीन का ट्रांसफर है, जो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए के ऊपर लोकेट है, कॉपी होके वो भी जाएगा। वो जेनेटिक एक्सप्रेशन जो है वो पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग पर जाएगा, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाएगा वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और ये जीन का एक्सप्रेशन होगा जो कैरेक्टर को के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कैरेक्टर को निर्धारित करेगा। जो आपका लक्षण है वो आपके जीन के कारण है। तो जो जीन जेनेटिक कैरेक्टर है वो पास आउट हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन ड्यू टू द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, जीन के एक्सप्रेशन के कारण, और रेप्लिकेट हो रहा है डीएनए। उसके लिए तीन प्रोसेस इसमें काम करता है।
देयर आर 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो पास आउट हो रहा है, जिसका डुप्लीकेशन होगा, जो सभी कंजर्व होगा नेचर उसका, उसमें 3 प्रोसेस बेसिकली इन्वॉल्व होता है। कौन कौन है? तो पहला प्रोसेस तो रेप्लिकेशन है, यानी डीएनए डुप्लीकेट कर जाएगा, एक डीएनए का एक सेगमेंट बन जाएगा। उसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन, उसमें एक मेथड होता है जिसमें हम लोग सेंट्रल डोग्मा की बात किए थे, अगर आपको याद होगा तो ट्रांसक्रिप्शन क्या, ट्रांसलेशन क्या, ये हम लोग बात किए थे। तो उसी को ये होता है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन भी होता है और ट्रांसलेशन भी होता है। तो ये 3 प्रोसेस के जरिए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस के जरिए आपका जीन का एक्सप्रेशन होता है, और ये जो डुप्लीकेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का, जीन एक्सप्रेशन का, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द डीएनए, वो कंप्लीट होता है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है रेप्लिकेशन। एक एक करके हम लोग देखते हैं, बहुत ही सरल अंदाज में हम आपको बताएंगे ताकि आपको समझने में किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो और आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से अपने एग्जाम के पर्पज से तैयारी कर सके। तो सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन में, रेप्लिकेशन वो पार्ट है कि यहां पर क्या होगा कि जो पेरेंटल डीएनए है उसकी एक कॉपी आइडेंटिकल डॉटर डीएनए का बनेगा, यानी पेरेंटल से एक डॉटर डीएनए बन जाएगा। तो इसमें आपको यही याद रखना है कि डॉटर डीएनए जो बनेगा उसका एक ही पोर्शन बनेगा, इसमें डबल पोर्शन नहीं आपका बनेगा, एक पोर्शन बनेगा। तो एक स्ट्रैंड का निर्माण होगा, इसीलिए सेमी कंजर्वेटिव। तो पहले स्टेज में ये पेरेंटल डीएनए का कॉपी होगा आइडेंटिकल डॉटर डीएनए में, वो बिल्कुल कॉपी का मतलब कि एग्जैक्ट सेम होगा। तो एक स्ट्रैंड सेम होगा, दूसरा स्ट्रैंड नया बनेगा, एक नया टेम्पलेट उसमें फिर आकर के जुड़ जाएगा, जो नया सिंथेसाइज होगा। इस तरह से जो डीएनए जो नेक्स्ट जनरेशन में बनेगा वो एक पेरेंटल डीएनए और एक नया डीएनए दोनों का मिलकर कॉम्बिनेशन हो जाएगा सेमी कंजर्वेटिव। तो उसमें अब आप, और बाकी का प्रोसेस, तो ये तो रेप्लिकेशन हो गया। अब आते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो इसको हम लोग देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन जो है ये, इसको आप इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। तो देखिए, डीएनए जो है ये रेप्लिकेट किया, मतलब एक पेरेंटल डीएनए आपका बना, जो डॉटर डीएनए इधर का पोर्शन मान लीजिए कॉपी हो गया, तो ये रेप्लिकेशन हो गया। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम द पेरेंटल डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। डॉटर डीएनए बन गया, पेरेंटल डीएनए से एक टेम्पलेट आपका मतलब एक स्ट्रैंड आ गया। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज क्या है? द डीएनए रेप्लिकेशन में जो कोड जनरेट हुआ, जो जीन आया, उसका ट्रांसफर हो गया और उससे सिंथेसाइज हो गया एमआरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए। तो द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब मैसेंजर आरएनए से सिंथेसाइज ऑफ द एमिनो एसिड फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए टू द पॉलीपेप्टाइड ऑफ एमिनो एसिड टू सिंथेसाइज द प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। और यही सेंट्रल डोग्मा था। तो ट्रांसक्रिप्शन इज द ट्रांसफर ऑफ डीएनए कोडोन इनटू मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से एमिनो एसिड बनना, ये ट्रांसलेशन है। इसको यहां पर सरल अंदाज में लिखा हुआ है, इसी को आप देख लीजिए, वही चीज यहां पर है। इस डायग्राम से आपको समझ में भी आया होगा। ये आपको पहले ट्रांसलेशन होगा, रेप्लिकेशन होगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, और प्रोटीन मॉलिक्यूल का सिंथेसाइज हो जाएगा। प्रोटीन मॉलिक्यूल का सिंथेसाइज होगा फॉर द लाइफ साइकिल। तो नया कैरेक्टर जो है वो एक कैरेक्टर, एक प्रोटीन, वन जीन वन प्रोटीन सिंथेसिस के जरिए कैरेक्टर रेगुलेट होगा। तो सामान्य तौर पर यही होता है। इसमें हम लोग देखते हैं जो आपका ये डायग्रामेटिक रेप्लिकेशन भी आपको बता रहा है, जिसमें पहला प्रोसेस है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के बाद आपका होगा ट्रांसक्रिप्शन, यानी डीएनए का एक कॉपी बन गया, ओरिजिनल डीएनए से एक नया डीएनए तैयार हुआ, रेप्लिकेट कर गया। उसके बाद इस पर जो जेनेटिक कोड है दैट इज कन्वर्टेड इनटू मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए में वो कन्वर्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। द एमआरएनए हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द एमिनो एसिड्स, दैट इज एमिनो एसिड्स प्रोटीन बनाने में मदद करता है, व्हिच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ऑन टू द राइबोसोम्स इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ये ट्रांसलेशन है, आप समझ गए, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन।
इसको सरल अंदाज में यहां आपको ये डायग्राम से बता रहे हैं, ये सरल अंदाज में देखिए यहां पर लिखा हुआ भी है। तो द ट्रांसक्रिप्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन विच द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेंट्स इन द डीएनए इज ट्रांसफर इनटू एमआरएनए। जो पहले तो रेप्लिकेशन हुआ, रेप्लिकेशन होने के बाद जो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए आपका बना, एक उसका एक स्ट्रैंड बना, उस पर उसको उसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर हो गया एमआरएनए में, ट्रांसफर इनटू एमआरएनए। तो एमआरएनए का बनना वो है ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेंट्स इन द डीएनए, जो डीएनए रेप्लिकेट करके आया है, इज ट्रांसफर्ड इनटू एमआरएनए। अब वो एमआरएनए में तब्दील हो जाएगा, वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। उसके बाद जो है ट्रांसलेशन। इन ट्रांसलेशन द एमआरएनए डिकोड्स, कोडिंग करेगा जेनेटिक मैसेज इनटू एमिनो एसिड्स, वो एमिनो एसिड बनाने में, फॉर्मिंग प्रोटीन्स विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ फंक्शंस। और जब एमआरएनए से जो प्रोटीन मॉलिक्यूल का निर्माण होगा एमिनो एसिड के जरिए, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन। इन ट्रांसलेशन द एमआरएनए डिकोड्स द जेनेटिक मैसेज, जो उसके पास आया है डीएनए का जेनेटिक मैसेज जो ट्रांसक्रिप्शन हो करके उस ट्रांसफर्ड इनटू एमआरएनए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। एंड द ट्रांसक्रिप्टेड genetic information from mRNA is used in the synthesis of protein molecules through amino acid is called translation। तो जो एमिनो एसिड बना mRNA के जरिए वो हो गया ट्रांसलेशन। तो इसको बोलते हैं फॉर्मिंग प्रोटीन्स। एमिनो एसिड से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनेगा, उसका एक सिंगल यूनिट जो होता है एमिनो एसिड सही बन करके बहुत सारा पॉलीमर जो है बनता है, यूनाइट होता है एमिनो एसिड, 20 एमिनो एसिड इन्वॉल्व होकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना करके वो एक प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। अब रेप्लिकेशन जो है उसका साइलेंट फीचर क्या है? तो साइलेंट फीचर रेप्लिकेशन होता कैसे? ये तो हम लोग देख लिया कि भाई डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा, एक ओरिजिनल डीएनए से एक नया डीएनए बन जाएगा, उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनना रेप्लिकेशन है। लेकिन ये होगा कैसे? तो ये ईच ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड इज यूज्ड एज ए टेम्पलेट। प्रत्येक डीएनए स्ट्रैंड जो है एक टेम्पलेट के रूप में काम करता है टू सिंथेसाइज ए न्यू कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड। मतलब एक ओरिजिनल तो बनेगा ही, उसके अलावा एक नया कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी सिंथेसाइज होगा ऑर्गेनिज्म में। द सेमीकंडक्टर नेचर में जो रेप्लिकेशन होगा, जो ओरिजिनल बनेगा वो उसका रेप्लिकेट कर जाएगा, उसका एक पोर्शन नया सिंथेसाइज हो जाएगा और उसका एक जेनेटिक मटेरियल डीएनए बन जाएगा। तो ये प्रोसेस पहले होगा। रेप्लिकेशन बिगिंस कैसे होगा? एट ओरिजिन एंड बाई डायरेक्शनल। रेप्लिकेशन जो होगा वो बिगिन होगा डीएनए के ओरिजिन पर, और ये बाई डायरेक्शनल है, दोनों तरफ से कटेगा, इधर भी करेगा, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड, दोनों साइड कटेगा। और लेकिन ओरिजिन से शुरुआत होगा, शुरू से जहां से स्टार्ट है। रेप्लिकेशन बबल द लोकली डीनेचर्ड सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ये रेप्लिकेशन बबल कहां पर बनेगा इसको आप समझ लीजिए, ये डायग्राम के माध्यम से आपको समझ में आएगा जो आप यहां पर देख रहे हैं। ये यहां पर डायग्राम है, देखिए। सबसे पहले होता क्या है, इसमें 3 स्टेप है। जो स्टेजेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस जो यहां पर आप मेंशन आप लिख भी सकते हैं। देयर आर 3 स्टेजेस इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ द डीएनए। सबसे पहले क्या होगा? इनिशिएशन एट द ओरिजिन। ये टर्मिनल एंड में यहां से इनिशिएशन शुरू होगा। जो 5 इंच 3 इंच का जो डीएनए आप यहां देख रहे हैं, ये डीएनए टर्मिनेट कर जाएगा। अब ये जब डीएनए में इनिशिएशन होगा, उसके बाद इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन के बाद फिर टर्मिनेशन होगा, फिर ये टर्मिनेशन एंड में जाएगा। तो ये 3 स्टेप इन्वॉल्व होगा। इसमें सबसे पहले है इनिशिएशन, दूसरा है इलोंगेशन और तीसरा है टर्मिनेशन। तो ये प्रोसेस जो है आपका रेप्लिकेशन का इस तरह से चलता है। तो इसमें जो साइलेंट फीचर है रेप्लिकेशन का, उसको फिर अभी आएंगे, फिर डायग्रामेटिक इसके बाद और समझ लीजिए। इसमें क्या होगा? सबसे पहले जो है द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन इज डायरेक्टेड बाय डीएनए सीक्वेंस। तो सबसे पहले आपका इनिशिएशन था, उसके बाद इलोंगेशन था, फिर आपका टर्मिनेशन था। तो रेप्लिकेटर सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहां से होगा, ये
इसको रेप्लिकेट करेगा, यानी ये एक कॉपी बनने के लिए चला जाएगा, तो यहां से स्ट्रैंड टूटेगा। द स्पेसिफिक रीजन वेयर डीएनए डबल हेलिक्स डीनेचर्स, माने जहां से वो अलग होगा, इनटू सिंगल स्ट्रैंड, एक ये डबल स्ट्रैंड होके सिंगल स्ट्रैंड पहले बनेगा, यानी पहले वो रेप्लिकेट करेगा। इसका मान लीजिए ये ब्लू वाला यही अगर कॉपी हो गया तो एक नेचर का ये कॉपी होगा, तो ये टूटेगा तो ये आएगा कॉपी होने के लिए। तो वेयर डीएनए डबल हेलिक्स डीनेचर्स इनटू सिंगल स्ट्रैंड विद इन विच रेप्लिकेशन बिगिंस, जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगा। तो द स्पेसिफिक रीजन, यहां से रेप्लिकेशन शुरू हुआ, ये स्ट्रैंड अलग होकर के एक नया स्ट्रैंड बनाएगा, एक स्ट्रैंड कॉपी बनेगा, एक यही ओरिजिनल कॉपी हो जाएगा और एक उसमें नया आके जुड़ जाएगा। तो ये स्ट्रैंड जहां से बिगिन होगा, पहले सिंगल स्ट्रैंड टूटेगा, डीनेचर होकर डबल हेलिक्स टूट के एक अलग हो गया, 5 इंच वाला मान लीजिए 3 इंच का अलग हो गया, ये चला गया। उसके बाद वो अलग होकर के एक नया बनाया, तो इसमें ये पहले यहां से चलेगा, उसके बाद कैसे हो रहा है फिर देखिए कैसे ये आया, डीनेचर होकर के आ गया। अब यहां दिखला दिया, ये यहां से इलोंगेशन होकर के टूटा था, ये इलोंगेट होके गया था। अब जब ये इलोंगेट होके गया तो ये 2 डीएनए बनाया। इसमें एक यहां पर जो आपको टूट के आया था, ये पेरेंटल स्ट्रैंड था, ये ब्लू वाला देखिए, ये ठीक हूबहू ये यहां कॉपी होके आ गया, ये डीनेचर होकर के सिंगल स्ट्रैंड में तब्दील होकर के ये यहां आ गया। पेरेंटल स्ट्रैंड जब बन गया इसमें, तो ये एक नया स्ट्रैंड ये बना, नया स्ट्रैंड। अब इसके कारण एक डीएनए सिंथेसाइज हो गया, एक नया ऑर्गेनिज्म का डीएनए बन गया, डीएनए सिंथेसाइज हो गया, जिसमें ये पेरेंटल था, ये डीनेचर ये रेप्लिकेट करके आया था और ये नया बना। दूसरा क्या हुआ कि दूसरा पोर्शन भी तो डीनेचर होगा, ये थोड़ी छूटेगा, तो एक नेचर का ये और ये बनाया, जो इसमें देखिए ये ब्लू वाला पेरेंटल आया है और इसमें ये दूसरे कलर वाला नया एक सिंथेसाइज हुआ है, न्यूली सिंथेसाइज, एक इसमें एक उसमें, और इस तरह से डीएनए आपको रेप्लिकेट कर गया और एक नया डीएनए बन गया, जिसमें एक स्ट्रैंड जो था आपका ओरिजिनल था फ्रॉम योर पेरेंट्स। जैसे इसमें ये आपका ब्लू वाला आया है, इसमें आपका वो ऑरेंज वाला आया है, और इसमें ब्लू वाला नया आया है, और इसमें ऑरेंज वाला पुराना था तो ब्लू वाला पुराना था तो ऑरेंज वाला नया आया। और इस तरह से वन स्ट्रैंड इज द ओरिजिनल स्ट्रैंड विच कम्स फ्रॉम द पेरेंट्स and the other strand is the newly synthesized strand, together form a copy of DNA. Since only 50% one strand is conserved from the original DNA, so the nature of the DNA is semi-conservative. And the replication in prokaryotes में यही होता है, लगभग यूकैरियोटिक सेल्स में भी यही होता है। सिंगल सेल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड बनता है, जिसमें सिंगल स्ट्रैंड कॉपी होकर के पेरेंट्स का आता है एक स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज होता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। इसी को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, जो पेरेंट्स का डॉटर में या ऑफस्प्रिंग में कॉपी होके जाता है, उसका एक कॉपी, एक एग्जैक्ट कॉपी तैयार होता है और एक नया सिंथेसाइज होता है। आधा हो रहा है इसलिए सेमी कंजर्वेटिव है, पूरा कर लेता तो फुली कंजर्वेटिव हो जाता, अपने आप कर लेता ओरिजिनल से ओरिजिनल बन जाता, लेकिन वैसा तो है नहीं, एक स्ट्रैंड बना एक स्ट्रैंड नया आया, तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं। अब हम लोग आते हैं कि व्हाट ये कैसे रेप्लिकेट करता है, ये तो हम लोगों ने देख लिया ये रेप्लिकेशन का। अब डीएनए रेप्लिकेशन का साइलेंट फीचर क्या है, तो साइलेंट फीचर जो है आप देख रहे हैं, यहां देखिए रेप्लिकेशन का साइलेंट फीचर है। तो सबसे पहला जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है, मतलब फुल्ली कॉपी तो बन रहा है, हाफ पोर्शन बन रहा है। तो पहला साइलेंट फीचर है, इट इज सेमी कंजर्वेटिव, डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव, रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, रेप्लिकेशन इज साइमल्टेनियस, एक के बाद एक होगा, एंड बाय डायरेक्शनल, दोनों तरफ हो रहा है, टूट करके 2 स्ट्रैंड बन रहा है, 5:3 और 3:5, और 2 स्ट्रैंड से दोनों तरफ से आपको तैयार हो रहा है। रेप्लिकेशन इज एक्यूरेट, करेक्टर पूरा 100% पास होगा ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल प्रोसेस, कोई गड़बड़ी होने की संभावना नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एकदम नहीं होता, ये एक्यूरेट है। रेप्लिकेशन बाय डीएनए पॉलीमरेजेज, अब ये रेप्लिकेशन कौन करवाएगा, तो डीएनए पॉलीमरेजेज करवाएगा, जो कि एंजाइम उसमें मौजूद है, वो तोड़ेगा और वो अलग करेगा और उसको डीनेचर कर करके नया स्ट्रैंड बनाएगा, कॉपी करेगा। उसके लिए रिक्वायर है आरएनए प्राइमर, तो डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जिस, और आरएनए प्राइमर की मदद से ये होगा। तो ये साइलेंट फीचर जो है
आपका डीएनए रेप्लिकेशन का है। अब डीएनए रेप्लिकेशन का जो होता है उसमें 3 स्टेज इन्वॉल्व होता है, जो हम लोगों ने वहां डायग्राम में भी देखा। तो डीएनए रेप्लिकेशन का 3 स्टेज है आपका, जिसमें पहला स्टेज है रेप्लिकेशन क्या इनिशिएशन, उसके बाद है इलोंगेशन और उसके बाद था टर्मिनेशन। अगर आपको याद होगा तो अगर आप डायग्राम को याद कर पा रहे हैं तो सबसे पहले यहां पर था इनिशिएशन, शुरुआत, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, यहां से ये डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन शुरू हुआ। उसके बाद आपका नीचे में था ये इलोंगेट होगा, दोनों तरफ निकलेगा, तो इसके बाद इलोंगेशन होगा और इलोंगेशन होकर के जब ये निकल जाएगा तो फाइनल स्टेज में जो है आपका टर्मिनेशन हो जाएगा और एक एक टर्मिनल जो है जा करके आपको दूसरे से जुड़ जाएगा और एक सिंगल स्ट्रैंड तैयार हो जाएगा और एक नया फिर बन जाएगा। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन का 3 प्रोसेस है। स्टेजेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस। पहला है इनिशिएशन, दूसरा है इलोंगेशन, तीसरा है टर्मिनेशन। तो इन सब स्टेजेस से होकर के ये गुजरेगा, 3 स्टेज में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहला स्टेज को हम लोग देखते हैं, जिसमें आपको लिखा हुआ है कि इनिशिएशन का मतलब ही हम लोग समझते हैं कि प्रारंभ करना, यानी उसको स्टार्ट करना। हाउ द प्रोसेस स्टार्ट, कैसे वो प्रक्रिया शुरू होगी। तो पहले एक ओरिजिन होगा, इनिशिएशन होगा, उसका एक पहला स्टेज है इनिशिएशन। तो पहले स्टेज में हम लोग कहते हैं कि इनिशिएशन होगा। तो इनिशिएशन क्या है? द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन डायरेक्टेड बाय डीएनए सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस के द्वारा ये डायरेक्टेड किया जाएगा। इसमें जो आपका रेप्लिकेशन है, द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन डायरेक्टेड बाय डीएनए सीक्वेंस रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले डीएनए सीक्वेंस में इनिशिएशन है, वो डीएनए पहले उसको एक तरह से रेप्लिकेट करने के लिए पहले इनिशिएट करेगा, प्रारंभ होगा, जो कि उसका स्टार्टिंग जहां ओरिजिन है, जहां से शुरू है वहां से स्टार्ट होगा। तो इधर से स्टार्ट हो जाएगा, बाई डायरेक्शनल इधर उधर दोनों से स्टार्ट होता है, बाई डायरेक्शनल दोनों तरफ टूट करके निकल जाता है। उसके बाद इसमें इलोंगेशन होगा। सेकेंड स्टेज क्या बोलता है आपका? इलोंगेशन का। तो इलोंगेशन किस में होगा? तो ये तो आपने देख लिया, रेप्लिकेशन इनिशिएशन है, ये हमने देखा। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहां से है। उसके बाद ये डबल स्ट्रैंडेड भी बना लेगा, डबल स्ट्रैंडेड ये बना लेगा, यही स्टेज था। इसमें देखिए रेप्लिकेशन में ये स्टेज था, इसी तरह से ये हो रहा है। इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन है। तो ये इस तरह से आपको करेगा। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन में फैक्टर्स क्या क्या चाहिए, ये तो बाई डायरेक्शनल है, ये तो आप समझ रहे हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द डीएनए रेप्लिकेशन, तो इसको समझिए। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए देखिए 3 चीज आपको चाहिए। रेप्लिकेट तो करेगा, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होकर के ये हो जाएगा। इसके जरिए आपका नया डीएनए बन जाएगा, रेप्लिकेट कर जाएगा 3 स्टेज में। एक इनिशिएशन होगा, दूसरा इलोंगेशन होगा, उसमें इनिशिएट करके पहले टूटने लगेगा, फिर इलोंगेट करके एक नया स्ट्रैंड बना लेगा और फिर जो टूट के आया वो टर्मिनेशन हो जाएगा, वो दोनों एंड जोड़ करके एक नया डीएनए बनाएगा। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। इसमें मदद कौन कौन करेगा? क्या चाहिए कि आप इनिशिएशन करा लीजिएगा, इलोंगेशन भी करा लीजिएगा, टर्मिनेशन भी हो जाएगा और नया डीएनए स्ट्रैंड जो है वो रेप्लिकेट करके बन भी जाएगा। तो सबसे पहले तो पेरेंटल डीएनए इज टेम्पलेट आपको चाहिए। एक डीएनए पेरेंटल आपको चाहिए, वो नहीं रहेगा तो रेप्लिकेट कौन करेगा है? अगर आपका सिलेबस नहीं रहेगा तो तैयारी कैसे होगा? तो पहले तो आपको सिलेबस चाहिए, उसके बाद उसके अनुसार आप बुक पढ़ेंगे, उसके अनुसार आपका क्वेश्चन बनेगा, उसके अनुसार आप एग्जाम देंगे, उसके अनुसार आपको मार्क्स आएगा, आपको फिर डिग्री मिलेगी, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको मार्क्स इन्वॉल्व अलाउड होगा। तो ऐसी प्रक्रिया तो यहां भी चलेगा। यहां पर पहले डीएनए का टेम्पलेट चाहिए। तो फर्स्ट स्टेज में रिक्वायर्ड जो फैक्टर है वो है पहला आपका पेरेंटल डीएनए इज अ टेम्पलेट। एक जो टेम्पलेट बनेगा जो उसका स्ट्रैंड कॉपी होगा वो चाहिए। उसके बाद इसको तोड़ने के लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए। तो न्यूक्लियोटाइड आपको चाहिए जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से जुड़ करके बनेगा। उसके बाद इस प्रक्रिया में मदद कौन करेगा? एंजाइम्स एंड एसेसरी प्रोटीन्स।
proteins and enzyme DNA polymerase enzyme, DNA polymerase 3 and DNA polymerase 1 ये इन्वॉल्व होगा और उसकी मदद से आपका डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। तो ये 3 तरह का रिक्वायरमेंट हमको चाहिए था। एक था टेम्पलेट डीएनए का, दूसरा है न्यूक्लियोटाइड्स और तीसरा है आपका एंजाइम्स एंड एसेसरी प्रोटीन। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या है? न्यूक्लियोटाइड आपका 2 तरह का है, एक राइबो न्यूक्लियोटाइड है और एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। एक आरएनए बनेगा और एक डीएनए बनेगा। तो ये न्यूक्लियोटाइड भी आपका 2 प्रकार का होगा। तो न्यूक्लियोटाइड में आपको रिक्वायरमेंट फैक्टर से ये 2 तरह का चाहिए। एक न्यूक्लियोटाइड जो है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स फॉर आरएनए प्राइमर सिंथेसिस, आरएनए का प्राइमर बनाने के लिए, आरएनए सिंथेसाइज होने के लिए राइबो न्यूक्लियोटाइड जो है आपको राइबोज शुगर होना चाहिए, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का जो पॉलीमर है वो बनेगा। दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स फॉर कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस। तो कंप्लीमेंट्री डीएनए यानी उसी का कंप्लीमेंट एक दूसरा एक जो बनेगा, जो पेरेंटल डीएनए का कंप्लीमेंट डुप्लीकेट कॉपी तैयार होगा, तो उसके लिए न्यूक्लियोटाइड आपको चाहिए डीऑक्सीराइबोज का जो डीएनए बनाएगा। और उसमें मदद कौन करेगा? एंजाइम्स एंड एसेसरी, डीएनए ब्रेकिंग, डीएनए पॉलीमरेज 3 to 1 एंजाइम्स 3 and 1 ज्यादा इन्वॉल्व होता है, वो एंजाइम्स आएगा जो कि ब्रेक करेगा। तो देयर आर वेरियस एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। अब वो कौन कौन एंजाइम है उसको हम लोग देखते हैं। ये इस स्टेज में होगा। 3 फैक्टर चाहिए, पेरेंटल डीएनए चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए, एंजाइम चाहिए। न्यूक्लियोटाइड में 2 तरह का चाहिए, राइबो न्यूक्लियोटाइड फॉर आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स फॉर कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस के लिए चाहिए। तो आरएनए और डीएनए सिंथेसिस करना 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चाहिए। समझ गए इसको? अब नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। ये तो आपका सिंपल ये हमको चाहिए इसमें एंजाइम्स। तो एंजाइम्स और प्रोटीन क्या क्या है, कौन कौन एंजाइम्स इन्वॉल्व होगा? एक सीक्वेंस है, बहुत सारे एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, ये आपको याद रखना है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में जो एंजाइम्स और प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं उसमें पहला है डीएनए ए, उसके बाद हेलिकेजेज जिसमें डीएनए बी है और डीएनए सी है। तो डीएनए ए, डीएनए बी और डीएनए सी एंजाइम चाहिए। तो डीएनए ए और हेलिकेजेज उसमें होता है, हेलिकेजेज डीएनए बी का वो हेलिकेजेज भी बोलते हैं और डीएनए सी है। उसके बाद टोपो आइसोमर्स चाहिए, टोपो आइसोमर मेरेजेज 1 and 2, ये दूसरा एंजाइम है। टोपो आइसोमेरेजेज 1 and 2 ये भी एक डीएनए रेप्लिकेशन करने वाला एंजाइम है। डीएनए ए हेलिकेजेज, हेलिकेजेज टोपो आइसोमेरेजेज 1 and 2। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। अब सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए बनेगा उसमें बाइंडिंग प्रोटीन चाहिए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वो बाइंड करेगा, रखेगा। उसके बाद प्राइमेज चाहिए, डीएनए जी, जो प्राइमेज जो एंजाइम हेलिकेज करेगा, जो ब्रेकिंग कराएगा। उसके बाद जो हमने जैसा बार बार जिक्र किया, ये इंपॉर्टेंट एंजाइम यूज होता है जो डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होता है। अब बाकी भूल जाएगा कि ये जरूर याद रखिए, प्राइमेज और डीएनए पॉलीमरेजेज 3 and 1। और डीएनए लाइगेज भी एक एंजाइम है जो इन्वॉल्व होता है डीएनए ब्रेकिंग में, डीएनए सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। अब जो डीएनए आपका रेप्लिकेशन है, जैसा हम लोगों ने कहा कि साइलेंट फीचर में है कि ये एक्यूरेट प्रोसेस है, ये एक्यूरेटली होता है, इसमें कोई तरह का कोई त्रुटि नहीं है, ये 100% एक्यूरेट है। अब जो डीएनए रेप्लिकेशन इज एक्यूरेट, डीएनए प्रूफ रीडिंग ये बताता है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो एक्यूरेट होता है, इसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि सामान्यता तो नहीं होती है। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है और ये डीएनए पॉलीमरेज 1 है, ये दोनों मिलकर के तोड़ता है आपको। डीएनए पॉलीमरेज जो है 3:5 एक्सोन्यूक्लियस तोड़ता है, इससे डीएनए स्ट्रैंड बनाता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ इन्वॉल्व है। दे कैन रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द थर्ड एंड ऑफ डीएनए चेन। प्रूफ रीडिंग एरर करेक्शन यहाँ पर है। अब ये यहाँ से आपको तोड़ेगा 3 एंड ऑफ डीएनए चेन से, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है 3 एंड से ये स्टार्ट होगा और यहां से ये इन्वॉल्व होकर के ये करेगा। दूसरा जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, ये 3:5 एक्सोन्यूक्लियस का काम करता है। ये भी ये 5:3 एक्सोन्यूक्लियस ये एंटी पैरल होकर के ये चलेगा और उसमें जो है आपका ये प्रोसेस होगा। इसमें ये जो डीएनए प्राइमरेज 1 है, ये कहेगा रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द 5 एंड ऑफ डीएनए। They can remove nucleotides from the third end of DNA polymerase 3 and DNA
पॉलीमरेज 1 रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द 5 एंड ऑफ डीएनए, और वो अलग कर देगा दोनों तरफ से। ये आपका अलग हो जाएगा। डायग्राम आप देखते हैं जिसमें कैसे दोनों स्ट्रैंड से अलग हो जाता है और दो फॉर्क जो है ये तैयार हो जाता है। ये इस तरह से होता है। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। ये ऐसे आया डीएनए, ये डबल स्ट्रैंडेड है। यहां से एक फॉर्क आपका बना इस तरह से और दूसरा फॉर्क जो है इस तरह से बना, और ये बबल्स जो है यहां से इसको ब्रेक किया। तो ये थर्ड एंड को रिमूव करने के लिए न्यूक्लियोटाइड आया पॉलीमरेज 3, और पॉलीमरेज 1 जो है रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द 5 इंचेस एंड से ये करेगा, और इस तरह से दोनों ओर से ब्रेक करके बाइडायरेक्शनल टूट करके और नया स्ट्रैंडेड डीएनए जो है आपका बना देगा। तो ये आप समझ गए, इनिशिएशन हो जाएगा और उसके आधार पर जो है नया डीएनए जो है आपका तैयार हो जाएगा। अब इसमें जो है आपका जो फैक्टर जो इन्वॉल्व था वो भी हम लोगों ने देख लिया कि पेरेंटल डीएनए टेम्पलेट होगा, न्यूक्लियोटाइड्स होगा, और एंजाइम में नेसेसरी प्रोटीन्स जो क्या क्या इन्वॉल्व है ये एंजाइम हम लोगों ने देख लिया। अब जो है आपका ये जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर जो है आपका ये इस तरह से टूटेगा, न्यूली सिंथेसाइज, ये बताया ही था हमने, जो 2 डीएनए बन गया। उसके बाद जो है आपका ये डीएनए पॉलीमरेज ई कोलाई, जो आपका इस्चेरिचिया कोलाई है, यानी जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, जो हम लोग बैक्टीरियल सेल कहते हैं, जिस पर आपको थोड़ा सा लिखना भी है, तो उसको भी हम लोग इन्वॉल्व करते हैं इस टॉपिक में, क्योंकि प्रोकैरियोट्स का ही आपको उसमें करना है। तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेजेज कौन कौन इस्तेमाल होता है ये आपको वहां लिख देना है, बता देना है। 3 to 5 इंचेज एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग के लिए डीएनए पॉलीमरेजेज 1, डीएनए पॉलीमरेजेज 2 और डीएनए पॉलीमरेजेज 3 भी इसमें इन्वॉल्व होता है। ये अभी हम लोगों ने देखा कि 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग, मतलब इसको तोड़ने के लिए पहले यहां से 1, 2 और 3 दोनों का रोल होगा, जो दोनों एंड से तोड़ेगा। उसके बाद 5:3 एक्सोन्यूक्लियस में ये डीएनए पॉलीमरेज 1 5:3 में आएगा। 2 और 3 का यहाँ कोई रोल नहीं है, क्योंकि पहला ही वहां से उधर 5 इंच टर्मिनल से तोड़ रहा है, और 3rd इंच टर्मिनल से आपका 3:5 तोड़ेगा। इसमें तो तीनों इन्वॉल्व होता है। उसके बाद जो है आपका पॉलीमराइजेशन रेट जो होता है इस्चेरिचिया कोलाई में, न्यूक्लियोटाइड्स का जो सेगमेंटेशन होता है, जो टूटता है, वो 16 से 20 को पहला वाला तोड़ता है, 40 को ये दूसरा तोड़ता है, और तीसरा डीएनए पॉलीमरेज जो है 250 से 100 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड को ये के रेट से ये तोड़ता है। प्रोसेसिबिलिटी न्यूक्लियोटाइड्स एडेड बिफोर पॉलीमरेज डिसोसिएट्स, इसमें आपको 3 से 200 है, 1500 है, और ये मोर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 50 यानी 5 लाख है लगभग। और ये मेन रोल जिसमें आता है, ये गैप फिलिंग करता है डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो रिपेयर करता है, और डीएनए पॉलीमरेज का मेन रोल जो है वो रेप्लिकेशन है। तो वो इनिशिएट करके प्रोसेस को और रेप्लिकेट करवाता है। तो डीएनए पॉलीमरेज इज द मेन एंजाइम व्हिच इज इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक, एंड डीएनए पॉलीमरेज 1 5 इंच से करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो 3rd एंड से करेगा, और दोनों तरफ से रेप्लिकेट होकर के रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये समझ गए, ये इस्चेरिचिया कोलाई में डीएनए रेप्लिकेशन का जो हमारा प्रोसेस है वो इन्वॉल्व होता है, जिसमें आपको देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। उसमें आपको लिखना है इनिशिएशन, पहले इनिशिएशन होगा, जो कि उसमें एंजाइम इन्वॉल्व होगा विच इनिशिएट द प्रोसेस, जो उस प्रोसेस को शुरुआत कराएगा। ओरिजिन से इनिशिएट होगा, उसका टूटेगा और 2 स्ट्रैंड आपका बनेगा। ओरिजिनल टेम्पलेट एक चला जाएगा, एक नया टेम्पलेट बन जाएगा, फिर दूसरे में एक ओरिजिनल टेम्पलेट चला जाएगा, उसका एक नया टेम्पलेट बन जाएगा, और इस तरह से जो है डीएनए आपका सिंथेसाइज हो जाएगा, जो नया डीएनए जो है वो बन जाएगा। तो पहले इनिशिएशन होगा, शुरुआत कर देगा, पॉलीमरेज उसको तोड़ देगा, 3 इंच से तोड़ा, फिर आपका 5 इंच से भी पॉलीमरेज 1 तोड़ा, 3 इंच से पॉलीमरेज 1 तोड़ा, उसके बाद इनिशिएशन हो गया, उसके बाद उसमें इलोंगेशन हो गया, वो इलोंगेट करके अलग होने लगेगा, उसके बाद जो है उसका टर्मिनेशन हो जाएगा, लास्ट में वो दोनों मिलकर जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा। तो इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ये 3 स्टेज में जो है द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीटेड। और ये डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है आपका इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन से पूरा हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज
1 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम्स। मेन रोल जो उसमें आपका अभी हमने देखा है कि रेप्लिकेट करने में द मेन रोल ऑफ डीएनए पॉलीमरेजेज में रेप्लिकेशन में पॉलीमरेजेज 3 का है। जो ये थर्ड वाला जो है वो मेन रोल इन्वॉल्व कर रहा है। इससे तो एसोसिएटेड में हम लोग और सबको भी ले रहे हैं, बहुत सारे एंजाइम्स है, बहुत सारे सिंथेसाइज करने में उसका रोल अदा कर रहा है, लेकिन अलोंग विद द अदर्स द डीएनए पॉलीमरेज 3 हैज द मेन रोल इन द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए व्हिच रेप्लिकेट द डीएनए। तो ये मेन रोल इसका आ गया आपका ये है। और ये कैसे कैसे डिसइंटीग्रेट करता है, क्या क्या पॉलीमराइजेशन रेट है, न्यूक्लियोटाइड्स का ये 16 से 20 है, ये 1500 है और ये 5 लाख तोड़ता है पॉलीमरेज में सबसे ज्यादा। तो तीसरा वाला कर रहा है और कितना स्पीड से तोड़ रहा है, और उसके आधार पर जो है आपको डीएनए पॉलीमरेज ये करवाएगा। और ये पोसेसिविटी न्यूक्लियोटाइड्स एडेड बिफोर ए पॉलीमराइजेशन रेट तो इसी का ज्यादा 250 से 1000 का है। तो ये आप समझ गए। और इसमें हम लोग जो है आपको देख लिए कि ये क्या क्या एंजाइम्स जो है वो इन्वॉल्व होता है और एंजाइम्स कैसे कैसे जो है रोल अदा करता है इन द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। तो ये हम लोग का हो गया रेप्लिकेशन में पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3 का रोल है, लेकिन पॉलीमरेज 3 इज द मेन एंजाइम विच इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। अब आपको आप बता रहा है यहाँ पर कैसे, देखिए जेनेटिक मटेरियल जो है इनिशिएशन, साइट ऑफ ओरिजिन, ORIC, ई कोलाई रेप्लिकेटर, इस्चेरिचिया कोलाई रेप्लिकेटर में कैसे ये जीन आपका ट्रांसफर हो रहा है। बाइंड्स टू 9BP रिपीट सीक्वेंस, ये 13BP रिपीट से 9BP सीक्वेंस पर ये बाइंड कर रहा है। डीएनए बाइंडिंग साइट है जहां पर जो आपका कॉन्सिक्वेंसेस सीक्वेंस है जी, ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, थायमिन, न्यूक्लियोटाइड्स यहां पर ये बना हुआ है NN, फिर ये कॉन्सिक्वेंसेस सीक्वेंस ये आकर के जुड़ेगा 9BP रिपीट्स जो है, और डीएनए ए का इसमें मदद है 13BP रिपीट्स है। बाइंड्स टू 9BP रिपीट सीक्वेंस, रिकॉग्नाइज एंड डीनेचर्स 13BP रीजन रिच इन A and T, एडेनिन एंड थायमिन बेसिस। तो ये आपका सीक्वेंस है जो इस्चेरिचिया कोलाई में यूज होता है। और जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें सेमी कंजर्वेटिव नेचर डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है। तो ये सर्टेन एंजाइम्स इन्वॉल्व है जिसमें मेन एंजाइम जो है आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 एंड डीएनए पॉलीमरेज 1 है। तो पॉलीमरेज 3 का मेन रिपीटेशन रेप्लिकेशन में रोल है और इसकी मदद से जो है डीएनए जो है आपका रेप्लिकेट करता है। तो ये कुछ प्रोसेस था जिसके आधार पर जो है आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे डीएनए आपका रेप्लिकेट होता है। ये ओरिजिन रेप्लिकेट करके ये टूटता है, पहले इनिशिएशन होता है। इसमें हम लोगों ने देखा था कि 3 प्रोसेस जो है आपका ये इन्वॉल्व होगा जिसके आधार पर रेप्लिकेशन होगा। इसको आपको अपने आंसर में जरूर लिखना है। स्टेजेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस, द स्टेजेस, देयर आर 3 स्टेजेस इन्वॉल्व in the replication of DNA. That first one is initiation, second one is elongation, initiation, elongation and third one is termination। जाकर के डीएनए जो है वहां टर्मिनेट कर जाएगा, वहां जुड़ जाएगा और इस तरह से जो आपका डीएनए है वो रेप्लिकेट कर जाएगा। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है, द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द डीएनए रेप्लिकेशन, इसको हम लोगों ने एक एक करके देखा। तो जो फैक्टर आपका इन्वॉल्व था डीएनए रेप्लिकेशन में वो हम लोगों ने देखा। इसमें आपको 3 चीज थी, ये 3 बातें था जो हमको चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन में। ये आप बहुत ही बारीकी से आपको ये भी अपने आंसर में लिखना है कि द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये 3 चीज हमको चाहिए था जिसकी मदद से हम डीएनए रेप्लिकेशन करवाएंगे। तो पहला क्या था कि डीएनए का टेम्पलेट तो पहले होगा जिसको हम लोग रेप्लिकेट कराएंगे, जिसकी डुप्लीकेट कॉपी बनेगी। तो डीएनए टेम्पलेट रेप्लिकेशन में सबसे पहले डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए एक डीएनए का टेम्पलेट चाहिए, एक ओरिजिनल चाहिए जो पेरेंटल डीएनए है। तो पेरेंटल डीएनए इज द टेम्पलेट। उसके बाद एक न्यूक्लियोटाइड्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, यानी न्यूक्लियोटाइड्स जो बनेगा उसमें 2 तरह का न्यूक्लियोटाइड्स आपका आएगा। और तीसरा जो रिक्वायरमेंट है, जो फैक्टर रिक्वायर्ड है वो है एंजाइम्स। विद द हेल्प ऑफ द वेरियस एंजाइम्स लाइक डीएनए पॉलीमरेजेज एंजाइम है, इसमें 3 है, 1 है, 2 भी है। ये डीएनए पॉलीमरेजेज वेरियस एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है। एसेसरी प्रोटीन भी होता है, बाइंडिंग साइट भी है और रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है एक्यूरेट है, 100% है। इसका नेचर है सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो ये कुछ मुख्य बातें जो है जो आपको अपने आंसर में ये इन्वॉल्व करना है, जिसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए का टेम्पलेट चाहिए, पहले पेरेंटल डीएनए टेम्पलेट, न्यूक्लियोटाइड चाहिए, एंजाइम एंड एसेसरी प्रोटीन्स चाहिए। एंजाइम्स
जो है वो वेरियस एंजाइम्स भी इन्वॉल्व है। कौन कौन एंजाइम्स इन्वॉल्व है वो हम लोग बेसिकली यहाँ पर देखा था कि व्हाट आर द डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द डीएनए प्रोसेस। तो जो डीएनए प्रोसेस में एंजाइम्स इन्वॉल्व है उसको हम लोगों ने एक एक करके देखा था कि जो एंजाइम्स इन्वॉल्व है वो क्या क्या एंजाइम्स हमारा इन्वॉल्व होता है। तो ये हम लोगों ने देखा था यहाँ पर 4, 5, 6 तरह के एंजाइम्स हैं। सबसे पहले डीएनए हेलिकेजेस था, उसका टोपो आइसोमेरेजेस था 1 and 2, उसका सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन था, उसके बाद प्राइमेज था डीएनएजी, डीएनए पॉलीमरेज 3 and 1 इज द मेन एंजाइम एंड डीएनए लाइगेज इज द एंजाइम व्हिच वर्क लाइगेज इज द कांटेक्ट टू बाइंडिंग द प्रोटीन्स and to termination and the joining, that is for the free end and formation of the new strand DNA। तो लाइगेज जोड़ने का काम करता है, पॉलीमरेज ब्रेक कर रहा है। इस तरह से डीएनए जो है आपको 3 स्टेज में इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन पूरा करके डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने इसमें देखा। थोड़ा सा जो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि रेप्लिकेशन इज एक्यूरेट डीएनए प्रूफ रीडिंग में हम लोगों ने देखा कि एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ये एंजाइम्स जो है इसमें इन्वॉल्व होगा, जो ये एंजाइम्स की मदद से आपका डीएनए जो है वो कंप्लीट होगा। इसमें डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए का बनेगा और एक आरएनए का बनेगा। दोनों न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के ये सिंथेसाइज करवाएगा। ये हम लोगों ने देखा राइबो न्यूक्लियोटाइड्स फॉर आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज एंड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स फॉर कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस। तो ये रेप्लिकेशन है। रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू डीएनए और द स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रॉम द कंप्लीमेंट्री डीएनए और फॉर द पैरेंटल डीएनए। तो पैरेंटल डीएनए से जब एक डीएनए का कॉपी हम लोग तैयार करते हैं उस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है आपका वो 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। रेप्लिकेशन पहले होगा, उसके बाद जो है आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा, वो एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। जो जेनेटिक कोड इंफॉर्मेशन जो डीएनए का दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए, एमआरएनए में कन्वर्ट होकर ट्रांसक्रिप्शन उसको बोलेंगे। कन्वर्सन ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन और ट्रांसफर इनटू ए मैसेंजर आरएनए पर चला जाएगा। मैसेंजर आरएनए विल चेंज इन goes to the ribosome and codes the information into amino acid, that is the protein synthesis, and that process is called translation। वो वहां से जो मैसेंजर आरएनए में जो जेनेटिक कोड आया, जो इंफॉर्मेशन आया है उसको वो कन्वर्ट कर देगा आपको एमिनो एसिड में और एमिनो एसिड से आपका प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं replication, that is involved replication, transcription and translation which is called central dogma। और ये इस तरह से आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन का जो हम लोग का जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर है, एक्यूरेट प्रोसेस है, बाइंडिंग साइट प्रोटीन होने के कारण 100% एक्यूरेट है और डीएनए कंजर्व करता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, एक्यूरेसी है। जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है उसमें कोई तरह की त्रुटि की संभावना नहीं रहती है। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 100% एक्यूरेट है। इसलिए डीएनए का जो ये फीचर है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज 100% एक्यूरेट प्रोसेस। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप बताइए कि 100% एक्यूरेट है। डीएनए का जो नेचर है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि फुल्ली कंजर्वेटिव नहीं है। फुल्ली पोर्शन तो आपका कॉपी नहीं होता है, उसका एक स्ट्रैंड जो है वो कॉपी हो रहा है। अगला स्ट्रैंड जो आपका जो जुड़ रहा है वो नया स्ट्रैंड उसमें हर बार सिंथेसाइज होता है। सिंगल स्ट्रैंड का डुप्लीकेट कॉपी है जो पैरेंटल डीएनए से प्राप्त होता है और उसी डुप्लीकेट कॉपी को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो रेप्लिकेशन है। और इस रेप्लिकेशन को कंप्लीट करने के लिए हमको 3 चीज चाहिए। एक डीएनए रेप्लिकेशन टेम्पलेट, फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ वी नीड अ डीएनए टेम्पलेट, पैरेंटल डीएनए टेम्पलेट। दूसरा हमको न्यूक्लियोटाइड चाहिए और तीसरा हमको एंजाइम और एसेसरी प्रोटीन्स चाहिए जिसकी मदद से हम इस प्रोसेस को करवाएंगे। समझ गए? तो इतनी सारी बातें जो है हम लोगों ने एक एक करके देखा। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 है जो मेन रूप से एंजाइम जो है इन्वॉल्व है। कैसे प्रोसेस होगा ये भी आपको बताया गया कि 3 to 5 इंच में 3 एंड और 5 एंड है। 3 एंड को तोड़ने के लिए आपको डीएनए पॉलीमरेज जो 1 है वो यहां काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एक दूसरे एंड पर तोड़ता है और इसका इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन ये 3 प्रोसेस के जरिए जो है आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट होता है, जिसको ये 3 स्टेज में, स्टेजेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस: इनिशिएशन,
इलोंगेशन, टर्मिनेशन। तो इस तरीके से आपका डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है। इन तीनों स्टेजेस से होकर के गुजरता है, जिसमें उसका एंजाइम्स का डिफरेंट रोल है। डिफरेंट एंजाइम इन्वॉल्व्स इन दिस प्रोसेस। द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है ये इस तरह से कंप्लीट होता है। इसमें आपको जो है ये तीन प्रोसेस है, रेप्लिकेशन, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, इलोंगेशन ऑफ रेप्लिकेशन, टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन। द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन डायरेक्टेड बाय डीएनए सीक्वेंस, पहला जो है वो रेप्लिकेशन है। दूसरा जो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है वो आपका इलोंगेशन है। तीसरा प्रोसेस जो है आपका वो है टर्मिनेशन। तो ये तीन स्टेज से होकर के आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है। कैसे ओरिजिन हो रहा है ये भी आप देख पा रहे हैं, कैसे ओरिजिन होगा, कैसे ये टर्मिनेट करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। द स्पेसिफिक रीजन वेयर डीएनए डबल हेलिक्स डीनेचर्ड इनटू सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड में यहां से टूट के निकल जाएगा, ये इधर वाला अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, इसमें डीएनए पॉलीमरेज का रोल है। एंड सिंगल स्ट्रैंड विद इन विच रेप्लिकेशन बिगिंस, और जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगा ये ओरिजिन है, इनिशिएशन है। उसके बाद इलोंगेशन होगा, इलोंगेट कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा और नया डीएनए बन जाएगा। तो ये प्रोसेस आपका इन्वॉल्व है, इसको आप समझ पा रहे हैं। इसमें देखिए कैसे ये हो रहा है, तो ये कैसे इलोंगेट किया, ये इलोंगेशन नहीं हुआ तो ये अलग कैसे होगा। तो इनिशिएशन के बाद इलोंगेशन होगा, नया स्ट्रैंड बना। पैरेंटल स्ट्रैंड ये है, आपको पहले भी बताया हमने कि ये पैरेंटल एक टूटा, फिर एक पैरेंटल ये टूटा, इसमें एक नया स्ट्रैंड बना, इसमें भी एक नया स्ट्रैंड बना। तो इसमें एक नया स्ट्रैंड इधर का कलर का बना, इसमें तो ये ओरिजिनल कलर था, ये तो एक नया कलर इसमें बना। तो ये न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए ये और ये है आपका न्यूली, इसमें ओरिजिनल ये कलर का था तो इसमें ये ब्लू कलर का एक नया बना, इसमें जो है आपका ओरिजिनल ब्लू कलर का था तो एक नया ये कलर का बना। और इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है आपका कॉपी हो गया। और ये डीएनए जो है हम लोग को सेमी कंजर्वेटिव नेचर है, चूंकि सिंस हम लोग आपको बोलते हैं, इसीलिए सेमी कंजर्वेटिव क्यों है? Why DNA is semi-conservative? Because the DNA is not fully copied. It has a only single strand DNA. The only single strand, a half portion part of the DNA is copied during the replication process. उसी का टेम्पलेट तैयार होता है, एक टेम्पलेट बनेगा, उसमें एक नया सिंथेसाइज होगा और इस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है अपना एक पेरेंट्स का कैरेक्टर लेकर के आएगा और कुछ नया कैरेक्टर भी उसमें ऐड हो जाएगा। एक्चुअली ये कैसे होता है तो इसको आप समझ भी रहे हैं कि जैसे जो डीएनए का जो स्ट्रैंड आप जो देख रहे हैं, ये डीएनए स्ट्रैंड था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपने देखा। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में जो आपका जो कॉपी हुआ, इसमें एक सिंगल स्ट्रैंड जो है आपका कॉपी होके आ गया, ये ऊपर वाला, और इसमें जो है एक जो है आपका बना एक नया सिंथेसाइज हुआ। और इसका जो कॉपी ओरिजिनल पेरेंट से जो ये कॉम्प्लीमेंट बना, पेरेंटल जो था, ये पेरेंटल आया आपका, ये पेरेंटल आया, ये पेरेंटल आ गया आपका। और ये पेरेंटल आने के बाद एक नया बना, न्यू स्ट्रैंड बना। तो न्यू स्ट्रैंड बना, ये न्यू स्ट्रैंड बना। अब इस पेरेंटल डीएनए पर जितने भी तरह का जेनेटिक इंफॉर्मेशन था जो पास आउट हुआ, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से ये जो सीक्वेंशियली रेप्लिकेशन हुआ और ये सीक्वेंशियली बाइंडिंग प्रोटीन होकर के इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन के माध्यम से हुआ। इस पर एक जेनेटिक कैरेक्टर, सारा जीन सीक्वेंस आपका आ गया जो आपके पेरेंट्स से बिल्कुल मिलता था। इसलिए 50% ही ये इन्वॉल्व हुआ, 50% ही आपको ओरिजिनल मिला, इसी की कॉपी जो है वो रेप्लिकेट हुई, यही डीएनए रेप्लिकेट किया, सिंगल स्ट्रैंड ही रेप्लिकेट किया, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। अब नया स्ट्रैंड जो बना, इसमें नया कैरेक्टर आया, नया कैरेक्टर जो है जेनेटिक सीक्वेंस बना, जीन इंफॉर्मेशन लेकर के आया और इस तरह से मिला करके एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रैंड का एक नया ऑर्गेनिज्म में डीएनए आया, जिसमें 50% जो कैरेक्टर था उसको अपने माता पिता से मिला था, पेरेंटल डीएनए था। अब इस पेरेंटल डीएनए में भी देखिए क्या है, जीन तो आपका फ्यूजन ऑफ द गैमेट हो गया, फ्यूजन ऑफ द गैमेट हुआ मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज हुआ, जाइगोट बना, तो मेल का पोर्शन भी इसमें आया और फीमेल का पोर्शन भी इसमें आया, दोनों मिलकर के सिंगल स्ट्रैंड बना, तब ना दोनों का कैरेक्टर आया। ऐसा थोड़े एक ही कैरेक्टर आपको आ गया, खाली आप पिता का लेकर के आ गए, अब माता का कहां चला जाएगा, माँ का भी इसमें है और इसमें फादर का भी है, दोनों पेरेंटल कैरेक्टर इसके ऊपर है
और नया कैरेक्टर कुछ आपका है, इसीलिए तो बोलते हैं कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन although the parental character is pass out with the formation of the new character, तो नया कैरेक्टर भी तो आया और अगर जो अपने साथ नया कैरेक्टर भी जोड़ा, क्योंकि एक स्टैंड तो उसका नया बना, तो नया कैरेक्टर इन्वॉल्व हुआ, तो एक ही भाई एक ही माता पिता के दो संतान, दोनों में कैरेक्टर अलग अलग, कुछ कैरेक्टर तो आपने अपने पेरेंट्स से लिया, दोनों में मिक्स हो गया, उसके उस भाई में भी गया, इस भाई में भी गया, उस भाई में भी गया, उस बहन में भी गया, लेकिन बाकी जो नया है वो तो उसका अपना बना, उसका अपना बना, इसलिए दो संतान जो बनी माता पिता, एक ही माता पिता के दो संतान, दोनों अलग हो गया। सो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रिंग्स वेरिएशन, इट इज द काउज ऑफ वेरिएशन, इट इज द डिमांड ऑफ वेरिएशन, बिकॉज इसमें तो वेरिएशन होगा ही, क्योंकि नया स्टैंड तो आपका बनेगा ही, नया स्टैंड बनेगा तो नया कैरेक्टर ऐड होगा ही। अब ये कैरेक्टर फिर ये मान लीजिए ये फादर है, ये फिर चाइल्ड बनाएगा, तो एक ओरिजिनल डीएनए इसका वाला तो फिर उसमें जाएगा, इसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैरेक्टर तो मिलेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी तो अनुवांशिक गुण का वाहक जो जीन है वो तो कैरी करके ले ही जाएगा, फिर एक नया स्टैंड तो इसका नया बन जाएगा, उसमें और नया कैरेक्टर ऐड हो जाएगा, और नया कैरेक्टर ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत लंबे 100 वर्षों तक जनरेशन आफ्टर जनरेशन जाने के बाद कैरेक्टर धीरे धीरे नया नया ऐड हो गया, तो नया स्पीसीज का फॉर्मेशन भी होता है, वो थोड़ा अलग तरह का प्रजाति दिखने लगा तो अलग भी बन सकता है, जिसको हम लोग स्पेसिएशन कहते हैं, इवोल्यूशन का प्रोसेस हम लोग आएगा उसमें सिलेबस में लास्ट बाद में है, तो उसमें भी हम लोग समझेंगे, इन्वॉल्व होगा, उसमें लामार्किज्म का थ्योरी है, डार्विन का थ्योरी है, तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, वो हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन है ये कंप्लीट किया हमने, होप आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द पेरेंटल डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। पेरेंटल डीएनए से डुप्लीकेट कॉपी बना, चूंकि सिंगल स्ट्रैंड ही कॉपी करता है इसलिए सेमी कंजर्वेटिव है। 3 स्टेज है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, डिफरेंट एंजाइम इन्वॉल्व है। वीडियो में सारा आपको नोट्स में हमने दे दिया है, उसको जो है आप देखिए, उसको समझिए और उसको अपना नोट्स बना करके अपना तैयारी कीजिए। और इस तरह से हम लोग कंप्लीट किए डीएनए रेप्लिकेशन का जो टॉपिक है, जिसमें डिफरेंट एंजाइम आपका इन्वॉल्व था, और जो आपका कंसेप्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कैसे जीन सीक्वेंस जो है वो पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग पर, उसके डॉटर पर, यानी उसके जो चिल्ड्रंस बनेंगे, जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे, उस पर ये पास आउट हो रहा। और ये जो प्रक्रिया है जो आपका पास आउट होने का, ये जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन होगा। जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में पास आउट होगा, तो उसको जो है आपको रेप्लिकेशन के जरिए ये कंप्लीट होगा। रेप्लिकेशन में 3 स्टेज हम लोगों ने देखा था, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो रेप्लिकेट होकर एक डीएनए टेम्पलेट बनाना, उस पर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसको एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाना, एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाना ट्रांसक्रिप्शन है, एमआरएनए से प्रोटीन बन जाना ये ट्रांसलेशन है। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस को हम लोगों ने कंप्लीट किया। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पुराने वीडियो के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन्वॉल्व है, उसको आप देखिए और दूसरे वीडियो को भी देख करके उससे अपना नोट्स तैयार कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।